हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस इज प्योर का नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, मेटल नॉन मेटल मेटेलॉइड्स ये सब क्या होता है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह लो अब तक जितने लेक्चर आपने पढ़े थे सब बहुत ही आसान थे और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे तो बट आज का लेक्चर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स पिलर बनने लगेंगे, तो वीडियो में अच्छे से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, नोट्स खुद के बनाइएगा, हैंड रिटन नोट्स, और रिवाइज भी करिएगा लेक्चर को देखने के बाद बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो आपने सब पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या क्या बातें कर ली, तभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले मैटर क्या होता है, ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था मैटर को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। एक होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस बच्चों, और दूसरा हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। क्या हो सकता है इम्प्योर सब्सटेंस, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इम्प्योर सब्सटेंस या कह लो मिक्सचर को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत सारी बातें हम लोग ने कर ली थी, सॉल्यूशन पढ़ लिया था, ये सब कंप्लीट हो गया था। ये सब किसके अंदर आता है, मिक्सचर के अंदर। अब जो रियल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्योर सब्सटेंस का बच्चों। क्या है वो, प्योर सब्सटेंस का है। तो बेटा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है एलिमेंट, बोलिए, और एक होता है कंपाउंड। एक होता है कंपाउंड बेटा। सबसे छोटा पार्टिकल कह सकते हो एलिमेंट होता है, या एलिमेंट से बनने वाले कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनता है। क्लियर, पक्का। तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, और कंपाउंड्स ब्रोकन डाउन किए जा सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट से बने होते हैं, क्योंकि एलिमेंट सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, कह सकते हो प्योर सब्सटेंस में। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें अब प्योर सब्सटेंस की कुछ पॉइंट्स की, जैसा कि आपके सामने लिखा है, देखिए ध्यान से। अ प्योर सब्सटेंस इज सिंगल सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। इस यानी कि प्योर सब्सटेंस, नाम ही प्योरिटी है भाई। कुछ सोचो, इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होगा जो डिफरेंट पार्टिकल होगा, यानी कि सिर्फ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर और हाइड्रोजन। अगर हम बात करें गोल्ड की बेटा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कोई भी दूसरा अदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात समझिएगा। क्लियर, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा क्या कह रहा है, इट इज होमोजीनस इन नेचर। भाई खुद सोचो, जब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस होंगे नेचर में। बोलिए, ठीक। इट हैज डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसकी खुद की डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। हम फिजिकल प्रोसेस से इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, किसी अदर काइंड ऑफ मैटर में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन बेटा, या कह सकते हो फिजिकल प्रोसेस। क्लियर। तो चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसमें हमें पढ़ना है क्या क्या। पहला तो एलिमेंट है, फिर दूसरा हमारा कंपाउंड है। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। अरे बाप रे, इतना सोना था मेरे सामने, मैं तो देख ही नहीं पाया स्क्रीन पे। आप लोग की तो नजर आ गई होगी, इतना गोल्ड है, ठीक है। और देखिए H2O। अच्छा, अब चलिए आगे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखिए। अब आते हैं, पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आप रीडिंग लगा लीजिए कि एलिमेंट क्या होता है। चलिए रीड करते हैं। आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर में कुछ पॉइंट्स बताए थे एलिमेंट के ऊपर, ध्यान से देखिएगा।
ये क्या है? अ सिंपल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into smaller part or change into another substance by chemical reaction because they are made up of only one kind of particle. ऐसे सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इनको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद सोचो बेटा, एलिमेंट एक ऐसी बेसिक यूनिट है कि उससे ज्यादा छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो मत कहना कि एलिमेंट के अंदर तो पार्टिकल्स होंगे, अरे भाई बेवकूफ वाली बात मत करो, ठीक है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्ट, इससे ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट है सोडियम, सुना होगा आपने, नहीं सुना है? अरे हाइड्रोजन सुना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। अब उससे ज्यादा हाइड्रोजन को नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर? तो यानी कि ये प्योर सब्सटेंस है जिसमें इसका बना है, बोलिए, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है? और कह रहा है, फिर कह रहा है और चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, ये भी नहीं किया जा सकता, उसको अनदर सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल के बने होते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। नोट करिएगा, एलिमेंट के अंदर सिर्फ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ठीक ठीक। अब इधर देखिए, कॉपर, जैसे अगर हम बात करें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कॉपर, आयरन, गोल्ड बेटा। यहां पे देखिए बच्चों, ये जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, किसके दिख रहे हैं? कॉपर, COPE, बोलिए COPPER, इसका सिंबल होता है Cu बेटा। आज आप ये सब सीखेंगे, सिंबल इम्बल। फिर यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है? आयरन दिख रहा है, और इसका सिंबल होता है Fe। Fe एक एलिमेंट है, Cu भी एक एलिमेंट है। क्लियर? पक्का? अब गोल्ड मत कहना कहाँ गया, गोल्ड तो पहले ही दिखा दिए थे, नजर चढ़ जाए वरना तुम्हारी, ठीक है, गोल्ड के ऊपर। पक्का? अच्छा, अब बेटा एक बात समझिए, अगर हम बात करें एलिमेंट की, क्या बात करें? एलिमेंट की, तो देखिए, एलिमेंट को हम लोग को भी इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, डिवाइड कर रहे हैं मतलब तोड़ नहीं रहे हैं, इसको टाइप कह सकते हैं। एलिमेंट में हम तीन टाइप से कह सकते हैं। क्या? तीन टाइप से चीजें हो सकती हैं। पहला, एलिमेंट में या तो कैटेगरी होगी मेटल्स की, और दूसरी होगी नॉन मेटल्स की, ठीक, और तीसरी कैटेगरी होती है मेटेलॉइड की। क्या होती है तीसरी कैटेगरी? बोलिए, मेटेलॉइड की, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स को हम लोग थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं कुछ मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरा आपका होता है मेटेलॉइड। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड क्या होते हैं, ये सारी बातें चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको एक पीरियोडिक टेबल गिवन है। क्या है? ये आपको पीरियोडिक टेबल गिवन है। पीरियोडिक टेबल हमको क्या बताती है? टेल्स हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, कैसे एलिमेंट अरेंज होते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल से आपको बहुत कुछ पता चलता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पता चलती है, इनका बिहेवियर क्या है, हाउ दे आर अरेंज, इनका रीजन क्या है, सारी बातें, बहुत सी बातें बताता है कि एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे ये बताएगा एलिमेंट्स की ये किस ग्रुप नंबर में है, या ये किस पीरियड में है बेटा, ठीक है। वैसे भी आपको डिटेल में आगे बहुत पढ़ना होगा, मगर आज तो हल्का हल्का, ठीक। चलिए, देखिए, एलिमेंट्स को हमारे तीन हिस्सों में बांट दिया गया। तो एलिमेंट, मेटल क्या होते हैं पहले लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, मेटल की बात करें, हेडिंग लगा लीजिए पहले तो, एलिमेंट, बोलिए, विच कैन लॉस एन इलेक्ट्रॉन, which can lose an electron from outermost, बोलिए, from outermost shell, या कह सकते हो ऑर्बिटल। एलिमेंट विच कैन लॉस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल, अपनी लास्ट वाली सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, ऐसा एलिमेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स, ठीक है। याद रखना, बाय लूजिंग, बोलिए बच्चों, लूजिंग की स्पेलिंग भैया देख लेना, गलत गलत हो तो माफ कर देना।
लूजिंग, एक सेकेंड, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, बोलिए, इट बिकम, बोलिए, इट बिकम पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाता है, अगर कोई एलिमेंट अपने लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, जिसको हम मेटल कहते हैं। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव चार्ज बना सकता है, उसको बोलते हैं मेटल्स। तो ये भी कह सकते हो एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम मेटल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की बच्चों, तो इसको हम कहां लिखें भैया, जगह देखें जरा, ऊपर लिख देते हैं। चलिए, नॉन मेटल को हम ऊपर लिखते हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे, एलिमेंट which can gain यानी कि accept, which can gain an electron, ठीक, which can gain an electron, बोलिए, बस इतना लिख लीजिए पहले तो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस कर ले। तो नोट करिएगा बच्चों, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करता है, उसको गेन करता है, लेता है किसी से, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो यहां सब कह सकते हैं, बोलिए, बाय गेनिंग, या लिख सकते हो एक्सेप्टिंग, जो भी आपको लिखना पड़ेगा, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन यहां पे, बोलिए, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम, बोलिए, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। क्या? इट बिकम नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट। ठीक है, तो और उसी को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करते हैं किसी और एलिमेंट से, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्लियर? पक्का? अच्छा, अब क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्यों पॉजिटिवली मेटल चार्ज हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है, सब धीरे धीरे पढ़ोगे, कुछ बातों को ध्यान से सुनते जाओ बस। ठीक, अच्छा बच्चों, और मेटलॉइड क्या होते हैं, बोलिए, एक ऐसे एलिमेंट विच होल्ड द बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तुम कह सकते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, बोलिए, ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी है, और इनको ही बोलते हैं मेटलॉइड्स। आप ये भी कह सकते हो इट इज द इंटरलिंकिंग बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के बीच वाला पार्ट है, या कह सकते हो इंटरमीडिएट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो भी कहना चाहो। ठीक है, फिर बोलते हैं मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, या कह सकते हो डोनेट करते हैं, या कह सकते हो लॉस करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसी और को दे दिए। क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इस टाइप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। इसी का उल्टा कर दो, ऐसे एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं किसी से, किसी और से इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने शेल में, अपने ऑर्बिट्स में रख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन मेटल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आपको कुछ पीरियोडिक टेबल दिख रही है बच्चा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, कई सारे देखिए सिंबल्स दिख रहे हैं, कई सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। देखिए यहां पे आपको कह रहा है एक मेटल है, मेटल को यहां पे देखिए पिंक कलर से दिखाया जा रहा है, पीच कलर से, सॉरी पिंक कलर तो नहीं कहेंगे, लड़कियां ज्यादा जानती हैं इसके बारे में, पीच है कि पिंक है, मुझे तो पीच ही लग रहा है यहां तक। हाँ, तो ये मेटलॉइड है नेक्स्ट वाला, और लास्ट वाला नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कलर कैसा है, ब्लू वाले। अब जितने भी आपको यहाँ पे नॉन मेटल दिख रहे हैं बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूंगा।
जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं उसको देखिए बेटा। मेन मैं बात कर लेता हूं, जैसे हाइड्रोजन फॉर H, हीलियम फॉर He फॉर हीलियम, AR फॉर आर्गन। इसका नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। H फॉर हाइड्रोजन, He यानी कि हीलियम, AR यानी कि, बोलिए, AR यानी कि आर्गन, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे Kr, क्रिप्टॉन की बात हो रही है, ठीक। फिर यहाँ पे जेनॉन की भी बात हो रही है, Xe, इसको बोलते हैं जेनॉन, ठीक बच्चों। अच्छा, अब आइए और भी देख लीजिए और कौन कौन से नॉन मेटल हैं। O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, Cl यानी कि क्लोरीन, Br यानी कि ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन, और बस इतना काफी है। और भी लिख लीजिए, S फॉर सल्फर, C फॉर कार्बन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं, पक्का। अब बात करें हम मेटल्स की, जरा देखिए मेटल्स में क्या क्या आएगा। अब देखिए मेटल्स में जो जितने भी आपको पिंक दिख रहे हैं या कह लो पीच कलर के दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब सारे याद नहीं करने मेटल्स, नॉन मेटल आप जितने याद कर लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, काफी है। मेटल्स में आपको मेन बताते हैं जो आपको याद रखना है, बोलिए। एक तो सोडियम यानी कि Na, Mg यानी कि मैग्नीशियम, K यानी कि पोटेशियम, Ca यानी कि कैल्शियम, और Al यानी कि एल्यूमिनियम, Cu यानी कि कॉपर, Fe यानी कि आयरन, Zn यानी कि जिंक, और यहाँ पे और भी हैं, कह सकते हैं, देखिए और कौन सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जल्दी देखो। कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया। Li नोट करिएगा, मेटल के पास एक और Li फॉर लिथियम, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों। और बताइए, बोलिए। इसको जरा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये रुकिए, पहले जगह हो जाए खाली, देखते जाइए, थोड़ा सा जगह बना ले पहले, एक सेकंड। जगह क्यों नहीं बन रही, ये गंदा। अब बच्चों देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। अब देखिए मेटल्स के और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, चलिए। जो मेन है, सोडियम पोटेशियम हो गया, हाँ बच्चों। और यहाँ पे देखिए फिर से लिखते हैं मेटल का एक और एग्जांपल लिखिए बच्चों, एक हो गया लिथियम, Li लिथियम, ठीक। और तो कोई इतना इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, बस इतना काफी है बेटा, याद करने के लिए तो बहुत है, जितना आप याद करना चाहो कर सकते हो, लिमिट नहीं है, बट जितने इंपॉर्टेंट है आपको इतने याद रखना है। इतने मेटल्स कम से कम आपको याद रखना है कि ये मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। अब बात करें अगर मेटेलॉइड की, बच्चों मेटेलॉइड की बात करें तो मेटेलॉइड का एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, बोलिए। मेटेलॉइड का एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, बोलिए। बोरॉन, सिलिकॉन, Si फॉर सिलिकॉन, B फॉर बोरॉन, और यहाँ पे As आर्सेनिक, बोलिए। और Ge फॉर जर्मेनियम, बस इतना काफी है, ठीक है। इतना काफी है आपके लिए, बस इतना याद रख लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए याद रखना बेटा। मेटलॉइड के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल के तो याद ही कर लोगे, याद रखते हैं लगभग बच्चों को, नॉन मेटल्स के याद रहते हैं, मगर मेटलॉइड भूल सकते हैं, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, पक्का। अच्छा बच्चों, हाँ बच्चों, पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें और कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, सेंटर पे जो टर्म लिखा है पीरियोडिक टेबल, आइए इसकी बात करते हैं थोड़ा। देखिए इस पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप कितने होते हैं, वो होते हैं 17 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, क्या 7 पीरियड्स होते हैं, आप याद कर लीजिए। आप सोच रहे हो ग्रुप्स क्या होते हैं, जितने भी आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, देखिए ऐसे, बोलिए, वर्टिकल कॉलम दिख रहा है, ये क्या है, ग्रुप है बेटा। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसी तरह ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बोलिए, ये सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवेंथ ग्रुप, ये एट्थ ग्रुप, ये नाइन्थ ग्रुप, इसी तरह ये 10th ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह देखिए बच्चों, इसी तरह देखिए ग्रुप है बेटा, ये जो वर्टिकल कॉलम बना रहा हूँ, ऐसे सब जगह नहीं बना रहा हूँ, बस एक तो दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह 11th हो गया, ठीक। इसी तरह ये 12th हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 ग्रुप हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 ग्रुप हो गया, और ये 17 ग्रुप हो गया है, और ये 18 ग्रुप हो गया है,
ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं कि 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसके एग्जाम्पल बताओ। तो 14 ग्रुप में देखिए कौन कौन से हैं, बोलिए। एक तो आपको कार्बन दिख रहा है, एक तो आपको सिलिकॉन दिख रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या पता आपसे कोई कह दे 16 ग्रुप में, देखिए बच्चों ये 16 ग्रुप है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बोलिए। ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, ऐसी सेलेनियम है, टेरेनियम है, ये सब बहुत सी चीजें दिख रही हैं, बोलिए पक्का। अब ये जो नीचे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, आपके लेवल पे नहीं है। अभी क्लास 11th में भी ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। जेई नीट जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उससे भी इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, विश्वास मानिए, छोड़ दीजिए। ठीक, तो आपने याद क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में 7 वर्टिकल ग्रुप होते हैं, सॉरी 17 वर्टिकल कॉलम होती है और हॉरिजॉन्टल 7 रोज होती हैं, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर पीरियड्स की बात करें तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, आप इसको देखना तो भैया ऐसे देखो, इसके लिए हम रेड कलर से दिखाते हैं। देखिए सबसे नीचे वाला पीरियड देखिए, ये देखिए, ये आपका ऐसे जो आपको रो दिख रही है बच्चों, ये बोलिए हॉरिजॉन्टल रो जो मैंने बनाई सबसे नीचे वाली, वो क्या पीरियड है। इसी तरह ऊपर वाली देखिए बेटा, इसी तरह सामने, तो आप कहोगे ये, इसको भी ब्लैक कलर से दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड, ये हो गया फिफ्थ पीरियड, ये हो गया सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, ये 7th पीरियड। क्लियर बच्चों, समझ गए पक्का। इतना डिटेल में मत पढ़िएगा, जितना आप याद रख सकते हैं उतना ही याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को। ये मत सोचना कि भैया हमने अच्छा नहीं पढ़ाया, भाई अब है तो है, अगर हम स्किप कर देंगे, टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं मुझे पता है स्कूल में, मगर आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। और आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग अगर करनी है तो ये बेसिक है इसका बेटा। ये सारी चीजें, एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ बातें लिख लिख के याद करिए, इसका स्ट्रक्चर बना के याद कर लीजिए, फ्यूचर में हमेशा ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। अगर आप आज बच जाओगे ये कह के कि भाई सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो आपकी बेवकूफता है, क्योंकि भाई इसमें याद करने वाला ही चीज तो है, इसमें क्या समझा दें, समझ रहे हो। अब याद कैसे होगा, याद पे तो आप ध्यान दोगे नहीं कि भाई हम रिवाइज करेंगे। आप आज पढ़ लोगे, कल सोचोगे याद हो जाए, कहां से याद हो जाएगा। अरे आपको क्या याद होगा, मुझे भी नहीं याद हुआ था अपने समय में, तो भाई आपको स्पेशल थोड़ी ना हो। इसको कम से कम पूरे महीने, कम से कम 10-12 बार रिवाइज करोगे, तब जाके ये नाम याद होंगे, इनके सिंबल याद होंगे, और तभी आप अरेंज भी कर पाओगे कि ग्रुप वाइज अरेंज करना हो, पीरियड वाइज अरेंज करना हो, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। ये सारी बातें तब याद होंगी जब आप इसको आराम से देखोगे अच्छे से और ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्या करो, आप एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट खरीद लो या अपने हाथों से चार्ट पेपर पे ये पूरा बना लो बच्चों, ठीक है, और उसको अपने वॉल पे टांग दो। तो जब भी सोते हुए सो रहे होगे उसको देखोगे, भैया लो देख लें, थोड़ा सा याद कर लें, क्या पता याद हो जाए आपको। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए, मेटलॉइड भी पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए कुछ पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, फिर मेटलॉइड की। चलिए मार्क कर लेते हैं। पहले तो पहला पॉइंट, हीट रेजिस्टेंस। मेटल का देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटलॉइड का बेटा उनके बीच की प्रॉपर्टी होगी, देखिए इंटरमीडियरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी पे कहें कंपेयर करें तो क्या होगा डिफरेंस, मेटल में देखिए हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भाई कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है मेटल में। नॉन मेटल में लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी तरह देखिए मेटलॉइड में उसकी बीच की प्रॉपर्टी होगी, देखिए इंटरमीडिएटली थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थोड़ा बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। मेटल अच्छे से पास करता है, नॉन मेटल्स लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, हीट को बहुत अच्छे से पास नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हीट पास करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी थोड़ा बहुत पास करेगा। मेटल्स की देखिए बात करें, हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और कैसे होते हैं, ड्यूरेबल मटेरियल होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, याद रखना ब्रिटल यानी कि भुसभुसे, ठीक। मेटलॉइड कैसे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल मटेरियल भी होते हैं। अब देखिए मेटल्स की बात, बेटा यहाँ पे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ये आता है आपसे कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी बताओ। तो देखिए ये आ गई लस्टर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, शाइन्स, रिफ्लेक्टिव अपीयरेंस। बेटा लस्टर क्या होता है, द इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच द सब्सटेंस शाइन करता है। अगर कोई सब्सटेंस शाइन करेगा
तो उसका मतलब उसके पास लश्यर है। तो वो कौन शो करता है? मेटल्स लश्यर, लश्यर मतलब शाइन करते हैं बच्चों। देखिए शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव अपीयरेंस। नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन लश्चरस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लश्चरस होते हैं। तो इसका मतलब देखिए डल नॉन रिफ्लेक्टिव अपीयरेंस। मेटलॉइड थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है, डल और नॉन रिफ्लेक्टिव होते हैं बेटा, बिल्कुल ही नहीं करते, ठीक है, लश्चर होता ही नहीं है। तो याद रखना लश्चर किस में पाया जाता है? मेटल में, नॉन मेटल में नो लश्चर। डेंसिटी की बात करें भाई, मेटल्स सीधी सी बात है डेंस होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है और मेटलॉइड की इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, फिजिकल फॉर्म देखिए बच्चों क्या होता है। मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एज रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। मेटलॉइड कैसे होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट इजली कन्वर्टेड टू लिक्विड और गैस व्हेन हीटेड। ठीक, आयनाइजेशन देखिए अब थोड़ा समझो। कौन आयंस बना सकता है? आयंस यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या नेगेटिव चार्ज आ सकता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन कौन कर सकता है? तो आयनाइजेशन बेटा कौन कौन कर सकता है? टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। मैंने बताया था मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, लॉस करते हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएट नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखिए मेटल्स के आपने देखे थे बेटा, टीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक। और नॉन मेटल्स में देखिए जितनी भी गैसेज हैं सब लिख दीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और भी चीजें लिख सकते हो, ठीक, क्लियर, पक्का। और इधर देखिए बच्चों क्या कह रहा है? बोरॉन एंड सिलिकॉन आर्सेनिक, अभी जस्ट आपने पढ़ा था। और एक और लिख लो चाहो तो जर्मेनियम, जीई, जर्मेनियम एग्जाम्पल हो गया मेटलॉइड का। क्लियर, पक्का, समझ गया? अच्छा बच्चों एक बात नोट करिएगा कि मेटल लश्चर करते हैं और इनकी कुछ और बातें लिख लीजिए मेटल्स पे बच्चों। इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कुछ और बातें लिख लीजिए मेटल्स के ऊपर। टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और आपने देखा लश्चर तो होता ही है, शो लश्चर, ये तो आपने देख लिया मेटल में। और क्या बातें करें मेटल की? सोनरस होते हैं, तो ये पहला पॉइंट हो गया। क्या दूसरा? आप कहोगे दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे साउंड प्रोड्यूस करें, SNO सोनरस, स्पेलिंग लिख लें। मेटल्स सोनरस होते हैं यानी कि जब उनको बीट करोगे मेटल्स को तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई मेटल की। और क्या बताएं? मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं एंड मैलिएबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डक्टाइल एंड मैलिएबल, ठीक है। तो डक्टाइल का मतलब होता है अगर आप उस सब्सटेंस को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बीट कर करके, बोलिए, ड्रॉ कर सकते हो वायर्स में। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मैलिबिलिटी क्या है? मैलिबिलिटी या कह लो मैलिबल होते हैं, इसका मतलब क्या है? कैन बी बीटन इनटू शीट। इफ अ सब्सटेंस इज बीटन इनटू शीट्स, उसको शीट में बना सकते हैं, चपटा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मैलिबिलिटी, उसके पास प्रॉपर्टी है। और ये मेटल्स में होता है। मेटल्स की आप शीट बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा मेटल्स का बच्चों, इसका हो गया मेटल्स क्या हो गया। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स का, इसका उल्टा लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं मेटल्स में पॉइंट, और लिखिए दे आर नॉन सोनरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जब उसको बीट करोगे। फिर नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? बोलिए, डक्टाइल, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू, बोलिए, वायर्स, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड मैलिबल। अब ये मत कहना हीट करके तो कर सकते हैं, बीट करके मतलब पटक पटक के, ठीक।
समझ गए? बढ़े आगे, चलिए अब आइए पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थक गए भाई हम तो, पानी नहीं क्या। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है, देखिए पहला फैक्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। यानी कि जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर कर चुके गए हैं, बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आज के समय पे मोर देन कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में बेटा कह रहा है 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। 92 एलिमेंट्स उसमें से नेचुरली अपने आप अकर हुए हैं नेचर में, एंड रेस्ट आर मैन मेड, और बाकी के मैन मेड द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, बोलिए हमारे जो एनवायरनमेंट में अपने आप नेचुरली प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 92 हैं, और बाकी के बाकी जितने बचे एलिमेंट हैं वो क्या, वो मैन मेड हैं। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज्यादातर एलिमेंट्स कैसे हैं, सॉलिड हैं। इवन 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा था गैसियस स्टेट, जो गैस बनाते हैं रूम टेम्परेचर पे गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, और बोलिए क्लोरीन हो गई। ठीक है, Cl2 यानी कि क्लोरीन। अब ब्रोमीन मत कहते ना, ब्रोमीन नहीं बेटा, ये नॉन मेटल तो है, ठीक है, मगर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और देखिए यहाँ पे लिखा भी मरकरी और ब्रोमीन, Br यानी कि ब्रोमीन। बोलिए मरकरी का सिंबल होता है Hg और ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। ये दोनों क्या होते हैं, बोलिए कैसे होते हैं, जल्दी बताओ, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, एक्सेप्शन याद करिएगा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मरकरी इज अ मेटल देन ऑल्सो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कि आपने पढ़ा था मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी इट इज क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पक्का, बोलिए यहां पे लिख भी सकते हैं क्या, मर्क्यूरी जो कि हम Hg से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये क्या होता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। मेटल होने के बावजूद ये सॉलिड नहीं है, क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या है, एक्सेप्शन क्या है, लिक्विड, LIQ का मतलब लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ब्रोमीन तो बेटा नॉन मेटल होता है, अभी आपने जस्ट पढ़ा था पहले, ठीक है, और वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। फिर देखिए एलिमेंट जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर से जस्ट हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे 5-6 डिग्री, जैसा कि आपको दिख रहा है 303 केल्विन, 303 केल्विन, अगर आपने 10-15 डिग्री बढ़ा दिया रूम टेम्परेचर से तो वो लिक्विड हो जाएंगे। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम। ठीक, पक्का, चलिए ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी आई होप। बोलिए बच्चों आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े, क्लियर। चलिए आप देखिए ये क्या पहले से लिखा है यहाँ पे, ये मिटा दो बच्चों पहले तो, चलिए ये मिटा दो, पहले से स्लाइड भरी थी, कुछ तो नहीं लिखा नीचे, हाँ सही है। अब आइए पढ़ते हैं बच्चों, क्या कंपाउंड क्या होता है, गलत चीज लिखी थी, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स पढ़ लिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, अ कंपाउंड मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव बीन केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बेटा 2 और मोर सब्सटेंस को, डिफरेंट एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दो, ठीक है, और इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये नहीं कि किसी भी प्रोपोर्शन में है। जैसे आप देख सकते हो वाटर बेटा एग्जांपल में, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर जरा इनका हम
स्ट्रक्चर की बात करें वाटर के, बोलिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसका होता है CO2। अब बच्चों जरा एक सेकंड इसको भी लिख लें। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, जरा एक सेकंड। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा H2O की, वाटर की, तो इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है, यहां पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अगर आपने प्रोपोर्शन को चेंज किया, 3 हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन को देखिए, यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों, वाटर में देखिए 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट से मिलके बना है ये कंपाउंड, एक तो H और एक तो ऑक्सीजन बेटा। H और O से मिलके कंपाउंड बना है जिसको हम H2O बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली बात है, जो H है वो कितने हैं बच्चों, वो हमारे यहाँ पे 2 होते हैं, बोलिए 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने नंबर हैं, बोलिए 1 है बच्चों। इसका मतलब है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स की फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऑक्सीजन को 2 ले लें, O2 हो जाए और H1 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन से केमिकली कंबाइंड होते हैं। क्लियर? समझ गए? पक्का? चलिए, इसी तरह CO2 में देखिए बच्चों, CO2 में 2 एलिमेंट हैं, एक तो हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, एक तो हमारा कार्बन है C और एक तो हमारा ऑक्सीजन O है बच्चों। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, O2 लिखा है ना, CO2, तो ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा मत सोचिएगा कभी ऐसा हो जाए आप सोचो कि कार्बन 2 हो जाए, C2O हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, हर एलिमेंट की अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए CO2 होता है। पक्का? समझा दिए? कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। और भी केमिकल फॉर्मूले बताएं कुछ, जैसे कंपाउंड के लिखें। चलो एक और देख लो, कुछ और देख लो। सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, और क्या लिखें, चलो देख लो MgCl2 बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और बेटा बात करें हम क्या आपसे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या बात करें आपसे, जैसे कि कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये भी सब आपने सुने होंगे या आगे सुनोगे बच्चों, डरिए मत इनके नाम से। अभी आप पहली बार सीख रहे हो तो डरिए मत, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, मैं आपके साथ हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहले तो अच्छे से देख लो, रीड कर लो क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है बच्चों। तो देखिए चलिए रीड करते हैं। सबसे पहला हमसे कह रहा है क्या, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्या कह रहा है, 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग है, 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन चाइना डिस्क टू बोथ ग्रुप। अच्छा क्या कह रहा है हमसे, सुनिए ध्यान से, मैं समझा देता हूं इस एक्टिविटी को। हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग है, आयरन का बुरादा समझ लो, पाउडर समझ लो, आयरन फिलिंग है, और साथ में 3 ग्राम सल्फर पाउडर है, यानी कि सल्फर पाउडर और हमारे पास आयरन है 5 ग्राम, ठीक। और इनको मिक्स कर दिया गया है, फिर मिक्स करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक पहला हिस्सा है ग्रुप 1, दूसरा है ग्रुप 2 बेटा। ग्रुप 1 में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स किया है, मिक्स्ड एंड क्रश्ड आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। हमने आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को मिक्स एंड क्रश कर दिया, क्रश मतलब एकदम पीस दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप 1। फिर उसमें से हमने क्या किया, दूसरे ग्रुप में क्या किया, देखिए उसमें भी यही है, मिक्स एंड क्रश्ड आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर तो है ही, मगर इस ग्रुप में जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। क्लियर? यानी कि सेकेंड ग्रुप में हमने इस मिक्सचर को, आयरन फिलिंग और सल्फर के मिक्सचर को बच्चों बहुत ज्यादा हीट कर दिया है, फिर उसको कूल कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब हमसे कुछ बातें कह रहा है, पहले रीड करिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप 1 एंड सेकेंड में क्या हो रहा है, चेक करो मैग्नेटिज्म, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड, ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज attracted towards the magnet, compare the texture and color of the material
obtained by the group, add carbon disulfide to one part of the material obtained, still filter, add dilute सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट क्लोरिक एसिड। यहाँ पे एक ही चीज ले लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको काट दो, इसकी जगह हम क्या लेंगे, सीधे क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम इसका यूज करेंगे। ठीक, फिर सुनिए क्या कह रहा है, टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। और ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो बेटा, ये जो आपने बातें पढ़ी हैं अभी तक ब्लू कलर से, ये बेटा आप अपने लैब में ही कर सकते हो, और क्लास 9th में शायद ही कोई स्कूल होगा जिसमें लैब ले जाते हैं और बच्चे प्रैक्टिकल करते होंगे, या तो टीचर्स करते हैं। पहली बात तो 9th क्लास में टीचर्स भी नहीं दिखाते हैं बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल, सिर्फ बातें करते हैं। ठीक है, लैब में ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब दिखा देंगे, मगर आपको केमिकल से रिएक्शन नहीं कराएंगे, ये थोड़ा डेंजरस होता है, छोटे हो भी। ठीक, अब बच्चों देखिए, इस पे बेस्ड हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ आंसर, देखिए अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है, ग्रुप 1 में क्या हो रहा है, ग्रुप 2 में क्या हो रहा है। फिर से बोलता हूं, ग्रुप 1 में आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दिया गया, हीट नहीं किया गया। सेकेंड ग्रुप में उसी सेम मिक्सचर को, आयरन फिलिंग और सल्फर के मिक्सचर को बहुत ही हीट कर दिया गया है और उसको फिर कूल कर दिया गया। तो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। फिर हमसे कह रहा है कि दोनों में, बोलिए, दोनों ग्रुप में, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ये सारी बातें हमसे पूछ रहा है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा अब पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक, हो क्या रहा है, जल्दी ध्यान से देखिए। देखिए हमारे पास एक तो ग्रुप 1 है, क्या है, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्रुप 1 है, बोलिए, एक तो हमारे पास ग्रुप 1 है, फर्स्ट है, और एक ग्रुप हमारे पास सेकंड है। बोलिए, ग्रुप 1 में क्या हो रहा है, नो हीटिंग, यहां पे हीटिंग नहीं हो रही है। ठीक, अच्छा, नहीं हो रही है। अब ग्रुप 1 में क्या क्या है, देखिए, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है बच्चों, एंड सल्फर, हमारे पास आयरन है इस ग्रुप में और सल्फर है। आयरन को मैं यहाँ पे Fe से लिख रहा हूं बेटा, इसका सिंबल Fe होता है, और सल्फर को मैं हर जगह S से लिखूंगा, जिसका सिंबल S होता है, सल्फर फॉर S। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, आयरन और सल्फर का मिक्सचर है बेटा, क्या है, मिक्सचर है, इनको बस हाथ से मिक्स कर दिया गया, क्रश कर दिया गया है। ठीक है, इनको केमिकली नहीं किया गया है मिक्स, समझ रहे हो, इनको जस्ट ऐसे रखा और ऐसे हिला के मिक्स कर दिया गया। तो क्या कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्या आयरन और सल्फर खुद रिएक्ट करेंगे, नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्या होगी, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि आपने हीटिंग ही नहीं की है, हीटिंग करोगे तभी तो इसके पास रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी आएगी, आयरन और सल्फर के अंदर एनर्जी आएगी, तभी तो वो रिएक्ट करेंगे, मगर आपने हीटिंग ही नहीं दी है, समझ गए। अच्छा, ये हो रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए सेकेंड ग्रुप की, वहां पे हमारे पास सेम मटेरियल है, सेम रिएक्टेंट्स है, Fe प्लस सल्फर, और ये दोनों को हीट कर दिया गया है। हीट यानी कि देखिए एरो के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा का साइन दिखा दिया, या कह सकते हो ट्राइंगल, इसका मतलब होता है आप हीट दे रहे हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आपने हीट दी है रिएक्शन के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, FeS, आयरन सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, बोलिए बच्चों, आयरन सल्फाइड बनेगा। लिखते जाइए, जो एक्स्ट्रा लिखना है लिखते जाइए बेटा, यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, आयरन सल्फाइड FeS बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, लिख दें, अच्छा चलो, अच्छा लिख देते हैं, आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब सोच रहे हो हम कैसे नाम पढ़ेंगे, सब बताएंगे, चिंता ना करिए। इसका नाम होता है आयरन सल्फाइड। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये बना है। ठीक, हाँ, तो रिएक्शन में आप जैसा कि देख पा रहे हो, आयरन सल्फाइड बनेगा यहाँ पे, और रिएक्शन होगी, पहले वाले में रिएक्शन नहीं होगी, पक्का। अच्छा, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, या कह सकते हो एक्टिविटी में, दोनों ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में
ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को ऐड कर देंगे दोनों केस में, ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में बेटा। ठीक, तो अगर हम ग्रुप 1 में, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास क्या है, एक तो Fe है, उसमें क्या करोगे, HCl ऐड करोगे, बोलिए तो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि मेटल आपको पता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन हमारा एक मेटल है, और मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, H को हटा करके खुद बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, FeCl2 ये सॉल्ट बन जाएगा, प्लस H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, और ये H2 गैस नोट करिएगा बच्चों, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसको क्या होती है, बर्न विथ पॉप साउंड, ये बर्न करती है विथ पॉप साउंड, यानी कि पॉप 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 करते करते बर्न करेगी, ऐसे ऐसे बर्न करेगी, जैसे आप मैं कर रहा हूं ना, आप करके देखो, ऐसे ऐसे बर्न करेगी, आवाज आएगी। ठीक, इस साउंड में प्रोड्यूस होगी। क्लियर, बोलिए। अच्छा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है जब हम HCl गैस मिला रहे हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आयरन भी है और सल्फर भी है, तो सल्फर की भी रिएक्शन करिए HCl से, तो यहाँ पे HCl जब रिएक्ट करेगा सल्फर से तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्या, नो रिएक्शन। ठीक, पक्का। अच्छा, क्लियर। अब देखिए ग्रुप 2 में बेटा, देखिए हीटिंग हो रही थी, मैं लिखना भूल गया था, ग्रुप 2 में तो हीटिंग हो रही थी ना, आपने आयरन और सल्फर की हीटिंग की, बोलिए तो क्या बना, आयरन सल्फाइड बना। अब हमसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है, HCl है, वो हम ऐड करेंगे। अब खुद सोचिए, क्या आयरन बचा होगा, आयरन और सल्फर क्या इंडिविजुअल बने होंगे, इंडिविजुअली प्रेजेंट होंगे, नहीं प्रेजेंट होंगे। अब वो एक नया कंपाउंड बन गया है भाई, ये जो बना है FeS, यही हमारा क्या है, कंपाउंड बन गया है, बोलिए ये कंपाउंड बना है। ठीक है, और देखिए आयरन एलिमेंट और सल्फर एलिमेंट कंबाइन कर गए, वही कंपाउंड बन गया, क्या, FeS। अब इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्लियर, इसी को तो कंपाउंड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सारा का सारा आयरन और सल्फर मिल करके कंबाइन कर गए और बन गए FeS। अब यहाँ पे ग्रुप 2 में आयरन और सल्फर अलग अलग एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे बचा क्या है, देखिए प्रोडक्ट बचा है जो आपका, बोलिए FeS। अब इसी में हम क्या करेंगे, HCl बचेगा, बोलिए डाल जाएगा। अरे भाई ग्रुप 2 में HCl डालोगे तो वो HCl किससे रिएक्ट करेगा, Fe है नहीं, S है नहीं, FeS है ना, कंपाउंड है, तो उससे रिएक्शन करनी पड़ेगी HCl की, बोलिए तो क्या बनेगा। देखिए अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, FeH को हटा करके बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा, फिर H और S मिल के बना लेंगे H2S। अब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है बेटा, आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी मत सीखो, पहले समझो हो क्या रहा है। ठीक है, ये सब आप आगे सीखोगे, क्लास 10th में 9th में भी सीखोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, आज के चैप्टर में नहीं। तो यहाँ पे देखिए FeCl2 है और क्या बन रहा है, H2S। जो H2S है बेटा ये गैस है, बोलिए ये भी एक कंपाउंड है और ये गैस है, बोलिए क्या है, गैस है ये भी। और क्या होती है इसकी स्मेल, रॉटेन एग स्मेल होती है, रॉटेन एग स्मेल। रॉटेन एग स्मेल का मतलब है सड़े हुए अंडे की तरह बदबू मारता है। ठीक, H2 नोट करिएगा बेटा, जो पहले हमारी H2 गैस बनी थी हाइड्रोजन गैस, वो भी क्या थी, एक गैस है बच्चों। ठीक है, चलिए अब ग्रुप 1 में देखिए HCl डालने से क्या बना है, H2 गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। और ग्रुप 2 में हमने जब HCl को ऐड किया है तो वहां पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लिख लीजिए या लिख दें, चलो अच्छा लिख देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बच्चों। ठीक है, अब बताइए ग्रुप 1 में कोई भी रिएक्शन आयरन और सल्फर ने मिलके नहीं किया है। ठीक, तो ये अभी प्रेजेंट होंगे, जब आप इसमें से मैग्नेट पास करोगे तो आयरन निश्चित हो जाएगा और सल्फर और आयरन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाएगा ग्रुप 1 में आयरन। ठीक, और उसको सेपरेट कर लेंगे हम, सल्फर अलग, मैग्नेट और आयरन हमारा सरफेस ऑफ मैग्नेट पे चिपक जाएगा। क्लियर। अच्छा, ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में अगर आप क्या मिलाओगे, बोलो
मैग्नेट पास करोगे तो क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा? देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आयरन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट में नहीं है बेटा, कि एलिमेंट तो यूज हो चुका ना। आयरन और एस मिल करके क्या बना लिए हैं? आयरन सल्फाइड बना ली, कंपाउंड। अब ये जो आयरन सल्फाइड है, ये कंपाउंड, इसके अंदर आयरन आपको दिख तो रहा है, मगर ये आयरन अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करेगा। क्लियर? कंपाउंड बनने के बाद नोट कर लीजिए, इंडिविजुअल एलिमेंट लूजेस देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाएगा। अब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। कौन? आयरन, क्योंकि आयरन अब यहां पे कंपाउंड बन चुका है विथ सल्फर बेटा, कंबाइन कर गया केमिकली। क्लियर? एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं बच्चों, मगर जब एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बना लेता है, तो जो उसके अंदर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख भी पा रहे, बोलिए बच्चों, FeS कंपाउंड बना है, इसके अंदर जो एलिमेंट है Fe और S, ये अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को भूल गए होंगे। आयरन अब मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, अब ये अंदर उसके कैसे हैं? कंपाउंड बन गए हैं, अपनी प्रॉपर्टी को भूल चुके हैं, रिटेन नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक, तो एक बात याद रखना, एलिमेंट आफ्टर कंबाइनिंग with other elements loses their या do not retain their original property। ठीक, चलिए, क्लियर? अच्छा, और मैग्नेट नहीं शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लीजिए एक्सप्लेन करते हैं, एक कंपाउंड है H2O, ठीक है, बोलिए क्या है? H2O है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये कैसे बने होंगे? हाइड्रोजन H2 गैस और एक H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2 से ही तो बने होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाइड्रोजन तो कैसी होती है बेटा, बोलो, कैचेस फायर। हाइड्रोजन जो होती है हमारी, वो कैच करती है फायर को। बोलिए, फ्लेमेबल होती है। तो क्या आप वाटर को जलाओगे, बर्न करोगे तो वाटर जल जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है? ऐसा थोड़ी ना होगा। अब इस हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? एलिमेंट आफ्टर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग कंपाउंड इट लूजेस देयर इंडिविजुअल सेट ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये बात याद रखना। ठीक, अच्छा, अब देखिए जो आपने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा है ग्रुप 1 ग्रुप 2, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। चलिए, पहला देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, डिड, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक सेम? क्या वो सेम दिखेंगे? नो, डिफरेंट होंगे बच्चों। बोलिए, क्योंकि एक में क्या बना है? बोलिए, एक में तो आयरन होगा और सल्फर होगा, और एक में तो क्या बन गया होगा? आयरन सल्फाइड बन गया होगा। ठीक है, तो अलग अलग दिखेंगे, सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए, विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड द मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कौन सा ग्रुप? फर्स्ट बेटा, कौन सा ग्रुप? जी फर्स्ट, यानी कि ग्रुप 1, क्योंकि उसमें देखिए आयरन और सल्फर इंडिविजुअल फॉर्म में होंगे, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं थी, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, और एलिमेंटल फॉर्म में होंगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आयरन नहीं भूलेगा। क्लियर? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमसे कह रहा है, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन? तो इसमें कह सकते हैं यस। बोलिए, ग्रुप 1 में यस, इन ग्रुप 1 हम मैग्नेट से आयरन को सेपरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा अच्छे से लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं जो भी, ठीक। फिर नेक्स्ट में देखिए, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है, डिड द ग्रुप ऑब्टेन्ड अ गैस? क्या ग्रुप ने गैस को ऑब्टेन किया है? यस। क्या? यस, बोथ, बोलिए, बोथ ग्रुप ऑब्टेन गैसेस, दोनों ग्रुप ने ऑब्टेन किया गैसेस को। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द गैस इन बोथ केसेस स्मेल सेम्स? नो, स्मेल क्या है? डिफरेंट है। दोनों ग्रुप में स्मेल डिफरेंट है बच्चों। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपने देखा था ग्रुप 1 में, बोलिए, ग्रुप 1 में क्या बनी थी? हाइड्रोजन गैस बनी थी H2, ठीक है, और दूसरे वाले ग्रुप में
सेकेंड ग्रुप में, बोलिए ग्रुप 2 में क्या बना था, H2S बना था, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बेटा। और H2S की स्मेल कैसी थी, रॉटन एग स्मेल थी। और H2 गैस की कोई भी स्मेल नहीं होती है, आप कह नहीं सकते, थोड़ी अजीब होती है इसकी स्मेल, ठीक है, मगर डिफरेंट होती है, बस खत्म बात, क्लियर। चलिए डिफरेंट स्मेल होती है, ये सारी बातें हो गई। चलिए यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिख भी रहा है, आयरन Fe देखिए रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फर से, तो देखिए ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, हीट करने पे क्या बना, FeS बना है, ठीक, पक्का। अब आइए पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। चलिए ये भी रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। द सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर, नो रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस को आप मिक्स करोगे वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा था ग्रुप 1 में बेटा, आयरन और सल्फर को जस्ट मिक्स किया गया था, उनको हीट करके उनकी रिएक्शन नहीं करी गई थी। अगर वो रिएक्शन कर जाते तो वो क्या बन जाता, कंपाउंड बनता, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंस केमिकली रिएक्टेड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। मिक्सचर में इट इज वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन वेरी कर सकता है, मगर कंपाउंड के अंदर हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, या कह सकते हो डिफिनाइट कंपोजिशन। मिक्सचर में इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, हाँ सीधी सी बात है, मिक्सचर में एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं क्योंकि उनको रिएक्ट नहीं किया गया है, वो अपने इंडिविजुअल नेचर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आयरन और सल्फर वो केमिकली मिक्स नहीं है, हाथों से मिक्स किया गया है, तो उस केस में अगर आप मैग्नेट से पास करोगे तो आयरन उस पर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। क्यों, क्योंकि भाई अभी ये आयरन अपने इंडिविजुअल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है, क्लियर। मगर बात करें कंपाउंड में, कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। नोट करिएगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टी, एलिमेंट, जब दो एलिमेंट रिएक्ट कर जाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है जिन एलिमेंट से वो बने होते हैं, ये बात नोट करिएगा, क्लियर। मिक्सचर में क्या कह रहा है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। इसी तरह कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, कंपाउंड में एलिमेंट्स सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकली। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, बोलिए। चल अब लेक्चर तो वैसे एंड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप फ्यूचर के लिए। क्या जिन बच्चों को भैया खत्म करना है खत्म कर सकते हैं, लेक्चर यहाँ पे वैसे कंप्लीट है, मगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ मुझसे लेना चाहते हैं, डेप्थ नॉलेज करना चाहते हैं, तो वो बेटा बने रहें, 10 मिनट नहीं 5 मिनट और लूंगा बस, ठीक है। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे कुछ क्या पढ़े थे, एलिमेंट्स पढ़े थे। मान लीजिए अगर हम बात करें आयरन यानी कि Fe, ठीक है, सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K, कैल्शियम यानी कि Ca, बोलिए। और यहाँ पे क्या था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक। ये हो गए हमारे कुछ एलिमेंट्स। और भी देखिए, और क्या हो सकता है, और क्या कह सकते हैं, क्लोरीन, बोलिए, फ्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक। और मान लीजिए ऑक्सीजन, बोलिए ऑक्सीजन, O हो गया। और क्या था, आयोडीन, और क्या कह सकते हैं, बोलिए, और भी कहिए बेटा, क्या क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, Al। और क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है। और क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखिए हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स, मगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब आप सीखने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो जिंक हो गया, और क्या लेना है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतना काफी है। और नेगेटिव में देख लीजिए क्या हो सकता है, सल्फर, ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इतना काफी है। अब देखिए बच्चों, जो आपने यहाँ पे Fe पढ़ा, उस पर जो चार्ज होता है, वैलेंसी होती है, बोलिए आयरन के ऊपर क्या चार्ज हो सकता है, या तो आयरन 2+ हो सकता है, या तो आयरन 3+ हो सकता है। इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, आयरन पे या तो 2+ चार्ज हो सकता है या तो 3+ चार्ज हो सकता है, बोलिए। सोडियम पे सिर्फ हमेशा +1 चार्ज होता है, इसकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है। पोटेशियम यानी कि के, इस पे 1+ चार्ज होता है, सोडियम पे 2+ चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, जिंक पे 2+ चार्ज होता है, क्लियर।
बच्चों इन वैलेंसीज को याद करिए। और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, फ्लोरीन पे भी -1 चार्ज होता है, ब्रोमीन पे भी -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, आयोडीन पे -1 होता है, सल्फर पे -2 चार्ज होता है। अगर आपको ये वैलेंसीज याद है कि इन पे चार्ज क्या है, तो आप बड़े आराम से बोलिए केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं बच्चों। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल फॉर्मूले का नेम है, जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोला? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप क्या इसका फॉर्मूला बना सकते हो? बोलिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, मैं इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे पता है आपको MgCl2, ये बना कैसे? तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। Mg यानी कि मैग्नीशियम लिख देना है, ठीक, और क्लोराइड की जगह में Cl लिख देना है, क्योंकि क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, और क्लोरीन को हम Cl से लिखते हैं। अब Mg पे आपको पता है 2+ चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। आपको क्या करना है? यहाँ पे वैलेंसी का इंटरचेंज करना है, एलिमेंट्स का इंटरचेंज नहीं करना है, वैलेंसी को पलटना है सिर्फ, ठीक है? एक्सचेंज कर दीजिए। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, Mg वहीं पे रहेगा, ठीक है, Cl2 भी वहीं पे रहेगा। देखिए Mg पे जो 2+ है, उसकी जो वैलेंसी 2 है, वो कहाँ जाएगी? Cl के पास आ जाएगी। अब +2 मत लिख देना, Cl के पास 2 आ जाएगी, ठीक। और Cl की -1 है, माइनस को भूल जाओ, 1 है ना, तो Mg के पास 1 लिख दीजिए, मगर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो फॉर्मूला क्या बना? MgCl2 बना, ठीक। बोलिए। इसी तरह हम बोले आपसे एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्या बोले? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोलिए ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको साफ साफ नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये क्या है? Al है। और ऑक्साइड बेटा ऑक्सीजन ही तो है, और ऑक्सीजन को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है Al पे 3+ चार्ज होता है, अभी देखिए जस्ट बताया मैंने। एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ठीक। तो इसकी जब वैलेंसी आप इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। Al, पहली बात लिख लीजिए, A वहीं रहे, Al यहीं रहेगा, और O भी वहीं रहेगा। हमें सिंबल को इंटरचेंज मत करना देना कि O को इधर भेज दो, Al को Al को उधर भेज दो। हमें वैलेंसी, उनके जो चार्ज दिख रहे हैं, उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है। तो Al पे 3+ चार्ज है, तो Al से हटा के हम कहाँ रख देंगे? 3 के पास रख देंगे नीचे, सॉरी O के पास रख देंगे नीचे बेटा, तो O3 हो गया। और 2 जो चार्ज है किस पे? ऑक्सीजन पे, वो आ जाएगा किसके पास? एल्यूमिनियम के पास। तो आपको फार्मूला बन जाएगा Al2O3। क्लियर? बोलिए बच्चों, समझ गए? पक्का? एक और एग्जांपल करा दें? रहने दो, समझ गए होगे। चलिए आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका केमिकल नेम है, आप इसका फॉर्मूला बनाइएगा। सल्फाइड यानी कि सल्फर, उस पर चार्ज -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है। भाई हाइड्रोजन का लिखना भूल गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। H+, ठीक है, H कितना होता है? +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ठीक। बोलिए। क्लियर? तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, बहुत ही एनर्जेटिकली पढ़ाया है। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। रात के लगभग कितने बज रहे हैं बच्चों? देख ले जरा, इस समय कितना बज रहा है? बहुत मेहनत होगी, देख लीजिए कितना हो रहा है। 1:50 हो रहा है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सेल्फी में। तो 1:50 बज रहा है बेटा रात के, ठीक है। रात का चंद्रमा झूमे जमजमा। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, सपोर्ट बनाए रखें, और अच्छे से इस लेक्चर को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज ही है। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चलिए, ये प्यारा सा लड़का आपको थैंक यू कर रहा है, यानी कि मैं ही हूँ, और ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने अपने एंड से, और आप भी इससे रिजल्ट निकाल पाओगे तभी जब आप अपने एंड से खत्म करोगे। मैंने तो अपना वादा पूरा किया है, कोई भी चीज मैंने अच्छे से खींची नहीं है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बस अब आपका वादा बचा है, जो मैंने आपसे पहले ही कराया था क्लास 9 के सबसे पहले लेक्चर से, सबसे पहले चैप्टर का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, अच्छे से याद करना है, पहले हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं ईमानदारी से, और उसको डिटेल में पढ़ना है, रिवाइज करना है, और 2 से 3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से याद होगा। केमिस्ट्री टफ नहीं लगनी चाहिए,
ये मेरा आपसे वादा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ये कोई मैथ नहीं है कि आप सीख जाओ, बड़ा आसान है, कोई फॉर्मूला लगा दो। तो इसमें डेली रीजनिंग या कह लो आपको टाइम देना होगा, याद करने पे, कुछ कलेक्ट करने पे और अच्छे से पढ़ने पे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।